हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज सलमा खान और आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। लॉज ऑफ मोशन जो हम पढ़ेंगे उससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें लॉज अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वैसे ही एक टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को ज़्यादातर, उसको कहते हैं मोमेंटम। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक होता है मास, दूसरा होता है इनर्शिया। अब मोमेंटम को समझते हैं कि क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। अब हमें क्लियरली लग रहा है कि m1 जो है वो ज़्यादा है m2 से। अगर इन दोनों चीज़ों को किसी चीज़ पे हम डालते हैं या फिर फोर्स करते हैं, मान लेते हैं ये बॉल है और इन चीज़ों से हिट किया जाता है, तो क्लियरली हमें ये समझ आ रहा है कि जो m1 है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा रहेगा। अब एक चीज़ और ऐड करते हैं इसमें, वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2। अगर मास वेरी कर रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू भी हम देते हैं, जैसे u1 ले लिया हमने, कम है u2 से, तो जब ये चीज किसी चीज को हिट करेगी तो इफेक्ट कैसा रहेगा। अगर वेलोसिटी को हटा के देखें, सिर्फ मास की बात करें, तो m1 का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। पर अब मैं कह रही हूं कि वेलोसिटी को भी देखते हैं तो यकीनन इफेक्ट जो है वो वेरी करेगा ही करेगा। जैसे कि मान लेते हैं क्रिकेट बॉल है, अब उसको सिंपली हम यूं थ्रो कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट रहेगा, और अगर बैट से उसे जोर से हिट किया गया है तो जब बॉलर उसको कैच करता है तो दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा, उसमें इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट का जो इफेक्ट है, जो दूसरे सरफेस पे वो इफेक्ट डाल रहा है या फिर फोर्स डाल रहा है, वो वैल्यू वेरी कर रही है उसके मास के साथ साथ उसकी वेलोसिटी से। तो ये जो चीज़ है ये है ऑब्जेक्ट का मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया ऑब्जेक्ट का एक, ये डिपेंड कर रहा है उसके दो चीजों पे, एक मास, दूसरा वेलोसिटी। दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, रिप्रेजेंटेड बाय p। स्मॉल p से डिनोट करेंगे और ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो इसको हम ले सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ऐसा यूनिट देखते हैं मोमेंटम की। ये है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। अगर फॉर्मूले से ऐसा यूनिट डिराइव करें तो मास हमेशा होता है हमारा केजी में और वेलोसिटी हम निकालते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम हो गया केजी मीटर और ये पर सेकंड, जिसको हम लिख सकते हैं कैसे, केजी मीटर पर सेकंड या फिर केजी मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। एनसीईआरटी में देखें तो ये तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी है। 3 लॉज है हमारे, एक एक करके समझते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि इनर्शिया समझाया था, तो इनर्शिया से रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है कि हमने इनर्शिया में पढ़ा, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इनिशियली ये है सपोज रेस्ट पे, तो ये रेस्ट पे ही बना रहेगा, या फिर अगर ये मोशन कर रहा है तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तब तक जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। दैट इज इनर्शिया। ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। अगर वो मोशन कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा तब तक जब तक कि उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, वो मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तभी मूव करना स्टार्ट करेगा जब हम उसे एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं। अगर एक बॉल रोल हो रहा है, अब हमें ये दिखता है कि बॉल रोल हो रहा है, तो एक टाइम पे तो वो जाके रुक ही जाएगा। वो क्यों रुक गया, फर्स्ट लॉ कहता है कि वो तब तक अपनी वेलोसिटी भी चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जा रहा है। पर अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है,
डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे रुक गई, तो वहां पे भी तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा हो रहा है? सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो भी क्या है? वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स ही है। तो जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होता है, ऑब्जेक्ट ना तो रेस्ट से मोशन पे जाएगा, ना मोशन से रेस्ट पे आएगा, ना ही उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, वो अपना इनिशियल स्टेट, इनिशियल उसका जो भी कंडीशन है, उस चीज को चेंज वो नहीं करेगा, उसी कंडीशन में रहेगा, चाहे वो मोशन हो या फिर रेस्ट पे हो। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अभी हमने सेकेंड लॉ हमारा रिलेटेड है मोमेंटम से। तो मोमेंटम से कैसे समझेंगे? सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास है m, ये जा रहा था u स्पीड से। अब फर्स्ट लॉ से हमें ये पता चलता है कि ये u वेलोसिटी ही पोजेस करेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाता है। अब हमने क्या किया? हमने इसको फोर्स दिया, कोई बॉल है, हमने उसको किक कर दिया जोर से, फोर्स हमने अप्लाई कर दिया। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये कुछ दूर गया, ये ऑब्जेक्ट, ये यही इसका मास है m, सेम नहीं लग रहा, ये है ऑब्जेक्ट, सेम इसका मास रहेगा कांस्टेंट, और जो हमने फोर्स अप्लाई करा था वो क्या करेगा? वो उसकी वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो अब इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v हो गई। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका यहाँ पे मोमेंटम आ जाता है mu, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ पे इसका मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम है मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, किसी कंडीशन में आके उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंटम का चेंज डायरेक्टली उस पे डिपेंड करेगा जिस फोर्स की वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आया है। एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने अप्लाई करा है और वो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज कर रहा है, तो वो वैल्यू उससे डायरेक्टली रिलेटेड रहेगी, विच मीन्स जो अप्लाइड फोर्स है हमारा ऑब्जेक्ट पे हमने दिया है, उसी पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो उसके, किसके? चेंज नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के चेंज पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें उसका रेट भी देखना है। तो इनिशियल मोमेंटम ये आ गया हमारा, फाइनल मोमेंटम ये आ गया हमारा। किसी भी चीज का रेट कैसे चेक करते हैं? हमेशा टाइम से कंपेयर करके, कोई भी चीज किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उस चीज के लिए हमें हमेशा चाहिए होता है टाइम। तो रेट चेंज करने के लिए, रेट चेक करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल है कि एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली उसके फोर्स पे, अप्लाइड फोर्स पे। इसका हमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की जरूरत है। मैथमेटिकल सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ है, कई बार ये आ भी जाता है पेपर में। इसी से फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव हुआ हुआ है, तो किसी भी तरीके से अगर पूछ लेते हैं तो वो हमें आना चाहिए। तो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का मास m, इनिशियली ये u स्पीड से जा रहा है, इस पे हमने दे दिया फोर्स, उसका मास कांस्टेंट, अब ये v स्पीड से जा रहा है। स्टेटमेंट हमसे क्या कहती है कि जो अप्लाइड फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे है इसका इनिशियल मोमेंटम, और बाद में जो आ गया इसको हमने मान लिया फाइनल मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा कितना चेंज आया है, हमेशा वैल्यू आती है हमारी फाइनल में से इनिशियल निकाल के। जो फाइनल कंडीशन है उसमें से इनिशियल वैल्यू निकालने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो आता है हमारा चेंज। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम इज पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज पी आई,
क्योंकि रेट निकालना है हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड, इधर रहेगा फोर्स। फाइनल मोमेंटम इज एम वी, इनिशियल मोमेंटम इज एम यू डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें से क्या करो, मास कॉमन निकाल लो, v माइनस यू बाय टी। मोशन चैप्टर में हमने करा है कि चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हमें हमेशा रिप्लेस करना पड़ता है किसी कांस्टेंट वैल्यू से। तो यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन करते हुए हमें इक्वल टू के साइन की जरूरत होती है, तो यहाँ हम कर सकते हैं इक्वल्स टू के एम ए, के कांस्टेंट, जहाँ हम के की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो फोर्स आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है हमारे फोर्स का फॉर्मूला। तो सेकेंड लॉ के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो फोर्स की क्या हो जाती है, वैसे तो हमें पता है कि न्यूटन्स होती है ऐसा यूनिट। फोर्स हमने हमेशा से पढ़ा है न्यूटन, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कैपिटल एन से। तो 1 न्यूटन एक्चुअली में होता किसके इक्वल है, तो एफ है हमारा m इंटू में ए। मास हमेशा कैलकुलेट करेंगे केजी में, एक्सेलरेशन होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और फोर्स है हमारा न्यूटन्स में, विच मीन्स 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी वैल्यू डिनोट कर सकते हैं, पर न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देखने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो है उसके अंदर बाकी जो वैल्यूज है उनकी यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए ना कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मास की यूनिट उसके अंदर किस चीज़ में आनी चाहिए, टाइम हमारा ऐसा यूनिट क्या है उसके अंदर, और अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं तो उसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए। इतना नोट करेंगे और थर्ड लॉ करेंगे हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे कॉमन एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, अगर हम बॉल से खेल रहे हैं और हम उस बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करते हैं, जितनी जोर से हम उसको थ्रो करेंगे वो उतनी ही स्पीड से वापस हमारी तरफ आएगा। अगर हमने धीरे से दिया तो वो धीरे से वापस आएगा, जोर से देंगे जोर से आएगा। अगर और जोर से देने के लिए हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो उतनी ही जोर से दे रहे हैं, जितना फोर्स उस पर लगाएंगे उतना ही फोर्स से वापस आएगा। ये है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई एक ऑब्जेक्ट अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो भी उस पर उतना ही अप्लाई कर रहा है। हमने फोर्स दिया दीवार की तरफ, दीवार से वो बॉल दोबारा उतने ही फोर्स के साथ हमारी तरफ आ गई। इसका मतलब थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दिखाता है, शो करता है। दीवार छोड़ के अगर ये एक ऑब्जेक्ट m1 है और ये एक ऑब्जेक्ट m2 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास, हमें यहाँ मास को देखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये इस पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा F1, जिस मोमेंट पे ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा टकरा के, जब दोनों चीज़ें टकराई आपस में तो ये इस पे जोर डालेगा, ये इस पे जोर डालेगा ही डालेगा। तो जब ये दोनों आपस में टकराएंगे, ये m1 ये m2, तो ये जितना फोर्स इस पे डालेगा हम उसको F12 ले लेते हैं, और दूसरा इस पे जितना डाल रहा है उसको हम F21 ले लेते हैं। तो कहते हैं कि ये फोर्स इस फोर्स के बिल्कुल बराबर होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट कभी भी आपस में टकराएंगे और वो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो दोनों वैल्यू हमेशा बराबर होगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगा। अगर बॉल को मैंने दीवार की तरफ थ्रो करा है तो वो उतने ही फोर्स से दीवार के ऑपोजिट साइड में नहीं जाएगा, वो मेरे डायरेक्शन में आएगा। पहले मैंने इस डायरेक्शन में दिया और अब वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो क्या चीज सेम होगी, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या रहेगा, ऑपोजिट। अगर ये F12 है और ये 21 है, ये दोनों इक्वल रहेंगे विथ नेगेटिव साइन। स्टेटमेंट में क्या आएगा इसका थर्ड लॉ पे,
every action has an equal and opposite reaction. थर्ड लॉ को हम लिख सकते हैं कि every action has an equal and opposite reaction. कोई भी अगर यूनिवर्स में हमारे आसपास नेचर में कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर कोई एक्शन दे रहा है तो इक्वल एंड ऑपोजिट उस पर रिएक्शन होएगा ही होएगा. ये है हमारे 3 लॉस. इन्हीं को यूज करके हमें करना है नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तब तक के लिए इनको ठीक से देखेंगे और इन पे हम न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.